एवरीवन। आज पीपल द रेजिलियंस लैब फाउंडेशन डे का 5th जो हम लोग वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका आज 5th डे है और आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल डाइट। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारी संस्था क्या कर रही है, किसमें काम कर रही है। एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा, फेसबुक पे लाइव नहीं हो रहा है, तो 2 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं फिर से। Where is this proposal? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारी संस्था जो है पीपल द रेजिलियंस लैब, हम लोग क्यों आज बात कर रहे हैं नेचुरल डाइट पे। तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो एक्चुअली हम लोग, हमारा जो फोकस है, हमारा काम ही है जो हमारी लोकल नदी है, यहाँ की नदी है रिवर चंपा, उस पे काम कर रहे हैं। हमारा काम उसको रिवाइव करना है, उसको फिर से जीवित करना है। जो अभी इतनी गंदी हो गई है, मर सी गई है, उसको फिर से जिंदा करना है। ये खुला रहेगा ना, तो बोल देना गाड़ी यहीं रहेगा। उसके लिए सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो उसको हम लोग को वापस से रिवाइव करना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सिर्फ वो हमने बात करी अभी तक कि वेस्ट मैनेजमेंट की, वहां पे कचरा इकट्ठा हो रहा है, कचरा हम लोग को कचरे का प्रबंधन करना चाहिए। तो सिर्फ एक कचरा ही नहीं है, हमने सारे चीजों को नोटिस किया है, हमने सारी चीजों को देखा कि क्या क्या चीजें हैं जो उसको गंदा कर रही हैं। तो उन सारे चीजों पर ही काम करने का हमने सोचा है कि हाँ, सबसे पहले कचरा वहां पे इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से तो उसका हमने कर दिया कि वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे, फिर उसका कंपोस्टिंग पे काम करेंगे। लेकिन और क्या चीजें हैं, और क्या चीजें हैं जो नदियों को गंदा कर रही हैं, जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग को पता लगा कि हम लोग को, मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमारी चंपा नदी है वो चंपानगर के पास है, और वो चंपानगर और नाथनगर ये पूरा इंडस्ट्री है टेक्सटाइल का है। और वहां जो वो लोग यूज कर रहे हैं टेक्सटाइल का, जो वो लोग जो उसको रंगने के लिए यूज कर रहे हैं वो केमिकल कलर है। तो केमिकल कलर से जो जितना भी पानी निकल रहा है, गंदगी निकल रहा है, वो सब उस नदियों में जा रही है, सब उसी नदी में जा रही है और वो गंदा कर रही है। तो इसके लिए मेरा टॉपिक आज है कि हम नेचुरल डाई का हिस्ट्री बताएंगे। लेकिन उससे पहले, और नेचुरल डाई का हिस्ट्री कैसे बता सकते हैं, हिस्ट्री तो केमिकल डाई का है, क्योंकि ये 70-80 साल से केमिकल डाई शुरू हुआ है। नेचुरल डाई तो हमेशा से था, ये तो हमेशा से था कि हाँ, मतलब लोग पहले कैसे कलर करते थे। केमिकल डाई के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये कैसे हानिकारक है, ये कैसे हानि पहुंचा रही है हमें। केमिकल डाई जो है, आप अभी कहेंगे कि ये क्या नया चीज है, नेचुरल डाई कहाँ से आ गया, हम लोग तो जब से पैदा हुए तब से यही कपड़ा पहन रहे हैं, यही सारी चीजें देख रहे हैं, हमारे लिए तो यही नॉर्मल है। अब हम ये कैसे, हम तो कभी जानते ही नहीं थे कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, हमारी नदियां गंदी हो रही है, क्योंकि हमारे लिए तो यही कपड़ा है, नॉर्मल है, कुछ में इससे क्या नुकसान हो सकता है हमारा या इन्वायरमेंट का। लेकिन हमने कभी डेप्थ में जाके सोचा नहीं कि इसमें आखिर कौन सा कलर यूज हो रहा है, कितने केमिकल्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे स्किन को हानि पहुंचा रही है। और इसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा केमिकल यूज होता है। आप जब इसके केमिकल डाई का हिस्ट्री चेक करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि एक कपड़े को रंगने में कम से कम
8,000 से लेके उसका कोई गिनती नहीं है, 14,000 तक केमिकल यूज करता है। इवन आप ये सोचेंगे कि हम तो उजला कपड़ा पहनते हैं, अगर कोई सफेद कपड़ा पहनते हैं हमेशा कि हाँ हम तो उजला कपड़ा पहनते हैं, इसमें क्या कलर है, इसमें तो कोई कलर नहीं है, तो ये तो नेचुरल है। नहीं, उस उजले कपड़े को भी उजला रखने के लिए, सफेद बनाने के लिए बहुत केमिकल यूज किया जाता है, क्योंकि नेचुरली व्हाइट कपड़ा जो होता है वो एकदम व्हाइट नहीं होता, वो प्योर व्हाइट नहीं होता, वो ऑफ व्हाइट होता है, क्रीम कलर का होता है थोड़ा। तो व्हाइट कपड़े में भी केमिकल यूज करके वो लोग ये करते हैं, और जो हम लोग को इतना अच्छा कंफर्ट देता है ये जो केमिकल डाई वाला कपड़ा, उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, बहुत सारा कंडीशनर यूज किया जाता है कपड़े को सॉफ्ट रखने के लिए। और केमिकल डाई जो भी है इसमें पानी इतना ज्यादा खपत होता है, मतलब और वो भी ड्रिंकिंग वाटर। एक शर्ट को अगर आप शुरू से रॉ से लेके उसके जो वो बिकने के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना लीटर पानी खत्म होता है। 2500 लीटर ड्रिंकिंग वाटर, इतना पानी हम एक शर्ट के लिए खपत कर देते हैं। और फिर वो केमिकल डाई वाला पानी हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, उसको वापस से पीने लायक नहीं बना सकते। गंदे पानियों में तो हम नहीं करते ना डाई, साफ पानी में होता है, वो भी ड्रिंकिंग वाटर। और इतना सारा इकट्ठा केमिकल के साथ वो नदियों में जाती है, इतना वो हानिकारक होता है कि वो जमीन को भी खराब कर देती है। फिर पानी में कितनी सारी जीव जंतु हैं वो सब मरते हैं, सबको अफेक्ट करता है वो। अभी हम लोग कोरोना में देख रहे हैं कि लोग इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन हम लोग इतने दिन से जो नदियों को गंदा कर रहे हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा कि वहां जो जीव जंतु, इतने सारे जंतु रह रही हैं, वो तो ऑलरेडी मर रहे हैं, हर दिन रह रहे हैं, बस उनकी गिनती नहीं है। हमारे पास तो डेटा है कि हाँ ह्यूमंस इतने हैं, वो उनकी डेथ हो रही है, इतने लोग मरे, इतने लोग अभी ठीक हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या है? वहां तो जीव जंतु हर दिन मर रहे हैं, हर दिन अफेक्ट हो रहे हैं। अभी आप चंपा नदी की हालत देखिए, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो सूख रही है, उनकी हालत देखिए बहुत गंदी है। और सिर्फ वो कचरे से नहीं हुआ, ये सारी चीजें भी है उसमें। हमारे घर का सर्फ साबुन ये सब भी, वहां भी हम लोग केमिकल यूज करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है हम लोग के लिए कि कैसे इसको खत्म करना है। और अभी इसका ज्यादा हिस्ट्री नहीं हुआ है, 70-80 साल कोई बहुत पुराना ऐसा नहीं कि जुगों जुगों से चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें इसलिए लोगों ने शुरू किया केमिकल डाई करना कि ये बहुत वाइब्रेंट सा कलर देता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हाँ मतलब, और फैशन इंडस्ट्री इसका सबसे मेन कारण है कि बहुत ये लोग यूज कर रहे हैं अच्छे से अच्छा कपड़ा को बनाने में, दिखाने में। तो हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल कलर की। तो नेचुरल कलर के बारे में आप ये सोचिए कि ये हमेशा से था, शुरू से था। तो पहले लोग इसका धीरे धीरे उसमें भी, अभी नेचुरल कलर सिर्फ एक हैंडीक्राफ्ट बनकर रह गया है कि हाँ कुछ लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे हैंडीक्राफ्ट लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत महंगा है और ऐसा है, तो ये भी अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो काफी महंगा है, ऐसा है। तो फिर से ये तो धीरे धीरे चेंज होगा ना। हमने नदियों को एक दिन में गंदा नहीं किया, बहुत टाइम लगाया उसको गंदा करने में, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में हम साफ कर दें। नहीं कर सकते एक दिन में साफ। आपको धीरे धीरे अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। आप जो चीजें यूज कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम कौन सा छोटा छोटा सा स्टेप लें कि हमारी नदियां धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। अभी मतलब हमारे लिए, तो सबके लिए यही नॉर्मल है कि हाँ नदियां तो ऐसी, हमने तो कभी साफ देखी ही नहीं थी, किसी ने नहीं देखी थी कि हाँ कभी ये बहुत साफ थी, बहुत अच्छी थी। तो नेचुरल डाई पे अगर आ रहे हैं तो ये सबसे पहले ब्रोंज एज में ही इसका प्रैक्टिस होता था। तो पहले कैसे करते थे लोग कि फूलों से, पत्तियों से कपड़े को रगड़ कर कलर निकालते थे। उस फूल को रगड़ लिया, फ्रूट्स को रगड़ लिया कपड़े पे, फिर उससे जो कलर हो गया वैसे करते थे। फिर धीरे धीरे उसका तकनीक बढ़ता गया, फिर वो लोग उसको पानी में गर्म करने लगे।
फूल पत्तियों को, फिर उसके साथ कपड़े को रंगने लगे। तो इस तरह से ये काफी अच्छा से निकलने लगा। और आप जब इसका हिस्ट्री चेक करेंगे तो उसमें इंडिगो के बारे में तो सब लोग को पता ही होगा कि इंडिया में नील की खेती होती थी, इंडिगो यहाँ पर बनता था। तो उससे रॉयल ब्लू, पहले रॉयल ब्लू कलर, उससे एक सेकेंड। तो और ऐसे ही बहुत सारे चीज हैं, जैसे हल्दी, सब हमारे घरों में ही है। नेचुरल डाई के लिए जो भी चीजें हैं सब हमारे घरों में उपलब्ध है। हल्दी से हम लोग येलो कलर निकाल सकते हैं। और अनाज, हेलो, और हो गया ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे हमारे घरों में प्याज के छिलके, उससे हम लोग कलर निकाल सकते हैं। हमने किया है, मतलब हम घर पे उसका एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्याज के छिलके से कलर निकालने का। तो इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है नेचुरल डाई का। आप जब इसके बारे में जानना शुरू करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ हम लोग मॉडरेंट यूज करते हैं, वो है एलम, फिटकरी है, आयरन वाटर है, सी सॉल्ट है, ये सबसे। और ऐसा है कि जैसे आप अगर हल्दी से येलो कलर निकाल रहे हैं और अलग अलग छिलकों से, और अलग अलग मॉडर्न जब यूज करते हैं तो उससे अलग अलग कलर आता है। लाइक एक ही फल से आप जो कलर निकाल रहे हैं, लेकिन मॉडर्न अगर अलग अलग है तो उसका फिर कलर भी अलग अलग होगा। तो हम इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। हमारे पास ऑलरेडी दो आ गए हैं हमारे स्पीकर। एक तो हम चाहेंगे कि बाकी वो लोग बताएं और आप लोग उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे सीखें। तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे स्पीकर से। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं अतीश मुखर्जी, जो इको एंड वायरन उनका इंटरप्राइजेस, उनका ये है, कंपनी है। और वो से रामपुर कोलकाता बेस्ड हैं। और दूसरी स्पीकर है हमारी नम्रता बायोम फ्रॉम कलर आश्रम फाउंडेशन। तो आगे के लिए हम इनवाइट करेंगे अतीश मुखर्जी जी को कि आप प्लीज आएं और अपने बारे में बताएं, इको फ्रेंडली कलर के बारे में बताएं। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, तो उसमें सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अतीश सर, हेलो अतीश सर। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, अतीश सर। ओके ठीक है। हाँ, या अब सुनाई दे रहा है? हाँ सर, दे रहा है। हेलो। देखिए, नेचुरल डाई का जो हिस्ट्री जो है वो तो 1000 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत सारी ईयर्स हो चुकी है। एक्चुअली जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, जब से इंसान धीरे धीरे कपड़ा बनाने का तरीका सीख रहा है, तब से नेचुरल डाई शुरू हुआ। तो चाइना में 618 में शुरू हुआ जगह था, जापान में 552 में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ जगह था। 80 मतलब बिफोर क्राइस्ट से कुछ हो चुकी है। तो एक बात तो चीज पहले जो होता था, तो उन लोगों के पास जो रिसोर्स था, जैसे चाइना और जापान में कुछ रेट का देखेंगे तो ज्यादातर ज्यादा उन लोगों का रेड कलर का कुछ ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो था वो रेड का था। बाद में धीरे धीरे इंडिगो आया, थोड़ी धीरे येलो आया, लेकिन एक समय में भी थोड़ा एक फैशन स्टेटमेंट हुआ करते थे। जैसे कि कुछ रिच कलर जो होती है, तो जैसे में पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू एक्सेट्रा, उस सारे जो कलर होता है तो थोड़ा कुछ रिच सोसाइटी के लिए बना हुआ होता है, जो थोड़ी पैच थोड़ा
जैसे कि कुछ ब्राउन और कुछ ग्रे एक्सेट्रा कलर जो होते थे वो नॉर्मल कलर लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। तो धीरे धीरे जो प्रोसेस जो था वो तो यार धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। और अभी जो लास्ट 200 साल से ज़्यादातर हम लोग नेचुरल डाई में नेशनल और इंटरनेशनल भी इंडिया में काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा जो प्रोसेस जो है थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। जैसे कि जो चाहे जैसे करना चाहे ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ साइंटिफिक प्रोसेस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके निकल आए हैं। जैसे कि कॉटन में कुछ एल्कालाइन में होता तो ठीक से डाई होता, प्रोटीन फाइबर जैसे कि सीड वूल एक्सेट्रा होती है वो भी थोड़ा एसिड मीडिया में होता है तो ठीक से डाई होता है। तो उसके डाई जो प्रोसेस जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और जो सोर्सेस जो है वो एक बात तो सर माइक को थोड़ा याद रखना होगा, जो नेचुरल डाई है, नेचुरल डाई का जो सोर्सेस जो है, तो आपको नेचुरल डाई का जो सोर्सेस है वो आपको इको फ्रेंडली होना होगा। नेचुरल डाई का मतलब ये नहीं कि सभी नेचुरल डाई का जो सोर्सेस है पूरा इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोगों को ध्यान में रख के नेचुरल डाई करना होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फास्टनेस, अब जब भी नेचुरल डाई करके आप जो वॉश करेंगे तो उठ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो आपको लोगों को फास्टनेस के लिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना होगा। धीरे जैसे कि उसके लिए ठीक से डाइंग प्रोसेस आपको ठीक से चाहिए। जैसे कि कोल्ड में अभी भी बहुत सारे जगह कोल्ड में डाई हो रहा है, लेकिन कोल्ड में डाई करने से आप लोगों का फास्टनेस बिल्कुल नहीं आएगा। सबके लिए एक अलग सा टेम्परेचर है, सबके लिए अलग सा प्रोसेस है। जैसे ऊल आप 60 डिग्री टेम्परेचर में कर नहीं जा सकते, लेकिन आप सिल्क जाइए, सिल्क में 85-90 में आप टेम्परेचर में यूज कीजिए। उसमें थोड़ा सा विनीगर और एसिडिक डाल दीजिए, आपका जो डाई रिसोर्सेस जो है जो आपको उबाल के किया हुआ है, तो उसके साथ एलम और फिटकरी जो चाहे आपके पास है, और एल्युमिनियम सल्फेट है या साइट्रिक एसिड है जो भी है, वो धीरे धीरे आपको ऐड करके मॉडर्निंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग करने के लिए उसका भी प्रोसेस है। जो पहले होता था माइलोगोलान करके, उसके बाद जो गाम से प्रिंट करके और कुछ डाई एक्सेट्रा लगा के ठीक से प्रिंट करके बस एयर में रख देते हैं 2-4 दिन। उसके बाद पानी में जो नदी का जो पानी होता है इस पानी से वॉश कर लेते थे। लेकिन इस टाइप से जो प्रॉब्लम जैसे आते थे उसका फास्टनेस नहीं आते थे। तो उसके लिए अभी अब जो आपको प्रॉपरली स्टीम करना होगा जैसे सिंथेटिक डाई में होता है। तो नेचुरल डाई में और एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये हो फॉरेन मार्केट। आप अभी ठीक से करेंगे, देखिए भागलपुर तो सिल्क के लिए उसके तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री हो चुकी है। भागलपुर सिल्क ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नो, not only India, I think also all over the world. तो इसमें भागलपुर सिल्क में जो आप लोग काम करेंगे तो इस तरीके से ठीक से अगर काम कर सकते हैं तो आपको एक्सपोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकते हैं। एक्सपोर्ट में सिंथेटिक डाई में अगर कुछ ज़्यादातर एजो अगर निकल आए तो आपको एक्सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, किंतु नेचुरल डाई में एजो का कोई बात नहीं है, इसलिए आप लोग आराम से एक्सपोर्ट में काम कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि नेचुरल डाई इको फ्रेंडली है। पानी में डालिए, एयर में जाइए, जहाँ भी जाइए नेचुरल, ये सारी चीज़ें कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। पानी में जो मछली वगैरह रहते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं होगा। सॉइल में जाएंगे तो सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा अगर एलम आयरन अगर मिट्टी में चले भी जाएंगे उसमें भी कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें उसका कोई कुछ जैसे कि कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है वो इसके दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इको फ्रेंडली है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे है। फॉरेन में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मेडिकेयर में और बेबी केयर में बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, इनर गारमेंट में यूज़ हो रहा है, ऐसे ही कुछ है। तो मैंने आप कुछ सोच सकेंगे कि सिल्क वूल में कि कैसे आएंगे। सिल्क वूल में इसका इतना ज़्यादा फास्ट है आप शायद इमेजिन नहीं कर सके। वो सिंथेटिक डाई से भी ऑलमोस्ट कभी कभी ऊपर आ जाता है। सिंथेटिक डाई तो सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज कर तो निकल जा सकते हैं, लेकिन ये सोडियम हाइड्रोसल्फेट निकल कर भी नेचुरल डाई आपको पूरा से व्हाइट नहीं कर पाएंगे, ब्लीच नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ इतना फास्ट है सिल्क और वूल में। मेरे पास एक वूल का एक दिखाएंगे, मैं वैसा 10 साल से यूज हो रहा है, जैसा था ऐसे ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और दूसरी बात है कुछ लोग सोचेंगे कि नेचुरल डाई में के सब कुछ सेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सब कुछ
ब्लैक करने के लिए जिसमें टैनिक एसिड रहता है, जैसे कि माइलोबोलान है, पोमोग्रेनेट, माइलोबोलान है, पोमोग्रेनेट है, आवाज नहीं आ रहा है आपका। माइलोबोलान है, पाइलोबोलान है, पोमोग्रेनेट है, ये सारी चीजें ले सकते हैं। टी के लिए यूज कर सकते हैं, टी और कैथेचू, टी और हाँ, देखिए वो हेलो, ठीक है ना, साउंड आ रहा है ना, ठीक है, ओके। देखिए योलो का मैंने आपसे सोर्स बोला है, अब तो ये सोर्स भी मैंने आपको बोल रहा था, तो जो कि टैनिक एसिड में रहते हैं, या तो कैथेचू है, टी है, कॉफी है, माइलोबोलान है, पोमोग्रेनेट है, ये सारी चीजें टैनिक एसिड रहते हैं, उसमें आपको ग्रे ब्लैक मिल जाएगा। डिफरेंस क्या होता है, ब्राउन के लिए आप लीजिए, टी लीजिए, कैथेचू लीजिए, ये सारी चीज है। कॉफी भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव है। और रेट के लिए लैक लीजिए, और ले सकते हैं आप, कोचिनी ले सकते हैं, मंजिस्टा ले सकते हैं। और ब्लू के लिए आप इंडिगो ही आपको पास अवेलेबल होगा, क्योंकि ओट तो नहीं है, ओट तो पूरा फॉरेन मार्केट में ज्यादा चलते हैं, इटाली पर्टिकुलरली, इंडिया में तो नहीं मिलता। तो ये सारी चीज लेके आपको पूरा के पूरा सेट जो चाहे ऑरेंज लीजिए, अब चाहे आपको ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज के लिए आपको नॉर्मल चाहिए जो एलिजेरिन होता है, रेड के लिए ज्यादातर चलता है, कि मंजिस्टा लीजिए, लोंजिस्टा के साथ थोड़ा येलो मिक्स कर दीजिए तो उसमें ऑरेंज आ जाएगा, वेराइटीज ऑफ ऑरेंज आ जाएगा। तो ऐसा करके मेरे ख्याल से सब कुछ सेट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है तो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा अभी कीमत है। अगर आप कुछ आउटसाइड एक्सपोर्टर का जो आपको वेबसाइट मिलेगा, तो वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एक साड़ी का कम से कम इंडियन करेंसी में 8 to 10,000 आपको जो प्राइस टैग मिलता है। लेकिन आपको नॉर्मल वही साड़ी अगर सिंथेटिक डाई में यूज होता तो ज्यादा, तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग में भी ज्यादा कुछ इतना नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग में फर्क आ जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। एक साड़ी का कॉस्टिंग ज्यादा तो ज्यादा 300 से 400 मिलता है, मैंने होता है एक्चुअली। तो जस्ट ये करके आपके वही चीज आपके जो 5,000 में सेल हो सकते हैं, तो फॉरेन मार्केट में 8 से 10,000 भी आप जा सकते हैं, अगर क्वालिटी आपको ठीक से मालूम हुआ हो। तो मैं थोड़ा सा कुछ सैंपल दिखा देता हूँ कैसे होता है नेचुरल डाई का। दिख रहा है थोड़ा, ये है कॉटन का कुछ सैंपल आया है इसमें। ये सारे स्टेपलर ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन ये देख सकते हैं अभी ऐसा कुछ सेट, पूरा पूरा के पूरा सेट आपको मिल जाएगी। ये इंडिगो का कुछ सेट है, ठीक है। और मैं कुछ साड़ी का तो कुछ दिन पहले काम हुआ है, तो वो मैं कुछ ठीक है, पहले कुछ यार्न दिखा देते हैं, कॉटन का कुछ यार्न आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये लो, ये टर्मरिक और मेरीगोल्ड से हुआ है, ठीक है, और उसको ओनियन स्किन पे यूज हुआ है। ये देखिए, पिंक से कुछ मॉप जैसे कलर आया है, ये लैक से आया है। तो उसमें थोड़े आयरन यूज करेंगे तो उसमें वायलेट से पूरा वायलेट जैसा फॉर्म निकल, जैसे कि थोड़ा थोड़ा सॉल्ट इधर उधर करके पूरा पूरा के पूरा सेट आपको चेंज कर सकते हैं। ये नेचुरल डाई का एक खास बात है।
ये देखिए कुछ गोल्डन जैसा आया है। ये आप देखिए, हालांकि ये ग्रीन कलर है, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा के पूरा ग्रीन कलर है। और ये तो इंडिगो है, आपको तो पता ही है इंडिगो का ब्लू कलर होता है। और ये देखिए कुछ सिल्क का, ये मोंजिस्टा से डाई हुआ है। ये ऑरेंज, ये साइट्रिक एसिड दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ऑरेंज से निकल गया, नहीं तो मोंजिस्टा एलाम से थोड़ा रेडिश टोन में आते हैं। ये एक्चुअली शायद दिखाई नहीं देता, ये एक्चुअली पूरा वायलेट जैसा है, वो लैक और इंडिगो से मिक्सिंग करके ये निकल हुआ है, ये पूरा के पूरा वायलेट है। और ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद ये ग्रीन कलर का है। तो ऐसे ही पूरा के पूरा सेट आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्टनेस में मैंने पहले भी कहा था, सिल्क और ऊन में फास्टनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आते हैं वो कॉटन में अभी जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 4 का, तो एक्सपोर्ट के लिए तो मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट तो इंडिगो में शायद आ जाता है, लेकिन नॉर्मली कॉटन डाई से कभी कभी फोर्स नहीं आते, पर्टिकुलरली योलो में अगर लैक से किया जाता है, मोंजिस्टा किया जाता है, तो कभी कभी नहीं आते, तो उसके लिए कभी कुछ डिफाइंड टाइप का मॉडर्निंग करके थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसमें करके धीरे धीरे वो फास्टनेस भी आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि नेचुरल डाई में थोड़ा ग्लेज नहीं आता है, थोड़ा मैट फिनिश होता है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आते। इसमें बहुत उसके एक अलग से लुक होता है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं लोग। यही होता है नेचुरल डाई का ऑलमोस्ट, तो सारे के चल रहे हैं अभी। और चाहे तो अब नेचुरल डाई में बहुत सारे कुछ जैसे कि एक्सपोर्ट में अभी कुछ कारपेट में भी काम हो रहा है, तो कारपेट का जो एक्सपोर्ट में जो नॉर्मली कारपेट नॉर्मली 5000 से 10,000 होता है, तो वही नेचुरल डाई का अगर कुछ खास टाइप का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि रैमी फाइबर, हेम फाइबर, इस टाइप का अगर कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ पेडांग के लिए यूज कर सकते हैं, तो वही आपका कारपेट आपका 50,000 से 1 लाख रुपीज का बिक जाता है, उससे भी ज़्यादा भी बिक्री कर सकता है। तो ये सारी चीज़ जो होता है, तो बिजनेस के व्यू से बोल रहा हूँ, तो ये अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से नेचुरल डाई का बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट है। और अभी नेचुरल डाई ये बात तो सही है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, तो पॉपुलेशन पे सभी तो सब तो नेचुरल डाई तो नहीं यूज़ कर सकते, कम से कम 10% भी यूज़ करेंगे ना, तो 10% भी कम से कम अगर यूज़ करेंगे, तो मेरे ख्याल से नेचुरल डाई का जो काम हो रहा है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी शायद सर्वाइव कर सकते हैं, हेल्थ के लिए भी सबके लिए अच्छा है, वही मैं कहता हूँ। ओके, इन्हीं को अगर कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। Anybody has a question for Atish ji? May please ask? अतीश जी। बोलिए। हाँ, इसमें अपना क्वांटिटी कितना ये निकाल सकता है नेचुरल कलर? जैसे मान लीजिए अपने को यदि 1000 मीटर का एक थान का, हाँ 1000 मीटर यदि कोई भी कलर कराना हो तो उसमें क्या कॉस्टिंग 1000 मीटर आएगा? का कलर अपना कितना डेप्थ चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो शायद मुझे शायद मैं सोच रहा अगर डीप सेट में अभी आएंगे तो 1000 मीटर का वेट आपको कितना होगा, तो मेरे ख्याल से ये कम से कम 1 टन आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, 1 टन आएगा। तो उसके लिए आपको कम से कम आपको 300 केजी ऑलमोस्ट का अगर डीप सेट में जाना चाहिए तो कम से कम 250 से 200 केजी का आपको नेचुरल डाई चाहिए।
क्योंकि नेचुरल डाई का जो पावर होता है वो सिंथेटिक डाई से 20 टाइम्स लेस होता है, वो तो है ही। तो इसीलिए आपको 250 केजी कम से कम चाहिए। तो 250 केजी लिक्विड में 250 केजी लिक्विड जो कलर निकलता है, तो वो इसके लिए कम से कम सोच लीजिए, मैं आपको लैक का ही बोल रहा हूँ। तो लैक के लिए 250 केजी का तो ऐसे तो एक्चुअली तो पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर आता है बाहर से। तो लैक में अगर 250 केजी आपको कलर चाहिए तो कम से कम आपको जो पाउडर फॉर्म में ये आपका 15 केजी में आ जाएगा। 15 केजी में बहुत ही ज़्यादा ठीक से आ जाएगा। अगर आपको जो सोच लीजिए ग्रे और ब्लैक में जाएंगे, हाँ, अगर आपका ग्रे और ब्लैक में चाहिए तो मैं इसीलिए वो भी कम से कम 250 केजी आपको कम से कम लिखकर, तो आपको जो बेसिक जो सोर्सेस है तो कम से कम आपको 100 केजी चाहिए। माइलो बोलन आपको 100 केजी चाहिए आपको 1000 मीटर कम करने के लिए। इसका कॉस्टिंग कितना आएगा लगभग? देखिए 100 केजी का तो आपको 40 रुपीज पे डाल दीजिए पर केजी का। पर केजी का 40 रुपीज में डाल दीजिए। तो उसमें तो आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि कलर है, अगर इंडिगो आप मैं नॉर्मल से आ जाता हूँ। इंडिगो ज़्यादातर नॉर्मली जो रेडीमेड जो इंडिगो बाजार में नेचुरल में मिलता है, तो कम से कम वो अब सोच लीजिए उसका 5% में आ जाता है। 5% का मतलब हो गया तो 1000 मीटर का 1 टन का 5% आपको 5 केजी का, तो 5 केजी का इंटू करके अभी आपको जैसे 2000 अभी का जैसे मैं हम लोग मान लीजिए कि केमिकल डाइंग कराते हैं, तो हम लोगों का कॉस्टिंग लगभग जो है वो 12 से 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से आता है। आपका इसमें क्या लगभग 15 कॉस्टिंग आ रुपये जाएगा? इस पे आपको लगभग कॉस्टिंग आप दीजिए, आपको 3 टाइम्स लगेगा। 3 3 टाइम्स टाइम्स। उसमें यूज होगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा। अगर ठीक से अगर कलर आपको वेस्टेज नहीं होता तो 3 टाइम्स से आपको बिल्कुल आ जाएगा। और कलर फास्टनेस? कलर फास्टनेस इंडिगो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए मैंने पहले भी कहा था, सिल्क और वूल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिल्क के वूल में आप जो चाहे कलर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके ठीक है, फास्टनेस में कोई ओके इशू ही नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है। ओके। ज्यादातर तो भागलपुर तो ज्यादातर सिल्क के लिए फेमस है, तो मेरे ख्याल से तो कलर फास्टनेस का तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर लिलियन में भी काम करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉरेन मार्केट वो लोग जानते हैं, जो वो हमेशा के लिए यूज नहीं करते। तो एक चीज ले लिया, वो ये नहीं कि 100 बार वॉश करेंगे। वो आपको नेचुरल डाई जान के वो लेते हैं, कम से कम आपको 10 और 15 टाइम्स वो यूज करते हैं उसको वॉश करने के लिए। हेलो। हेलो। आई थिंक हम टाइम के हिसाब से थोड़ा ये हो रहा है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्पीकर जो नम्रता बायो में है उनको इनवाइट करना चाहेंगे। तो नम्रता, ओके ओके, थैंक यू। प्लीज अनम्यूट नो योर। Yeah, hi. Can you hear me now? Okay. Everyone who's there, very nice, good evening, good afternoon, and hello. If anybody cannot hear me, please write on the chat. And if Shubkamni, are we good to go? Yeah, sure. Okay, I think okay, fine. we can hear you. So I'm going to speak in English. अगर किसी को हिंदी में कुछ जानना हो तो आप बीच में बोल सकते हैं या चैट पे लिख सकते हैं. All right? Because I think English will be okay for most people here. Yeah? Is that okay, Shubkamni? Yes, Namrata. Yeah? Yeah. Okay. So I am Namrata and I run this foundation called Color Ashram Foundation, which is basically to spread awareness about natural dyes and also to train people how to do natural dyeing, herbal dyeing in their houses as well as in production setups, also in industry. So I want to begin by sharing how did we get here where we are right now. So thousands of years ago, we have always been doing natural dyeing as humans, as civilization. Chemical dyeing was discovered only in 1880s and it came to industrial level in 1900s.
While I'm talking, if you have any questions, you can write on the chat. I'll be happy to check and answer. So in late 1900s, we discovered the marvelous uses of chemical dyes. It brought so many shades into our lives. It made dyeing very easy. It made dyeing color fast, a cheaper process, and fashion industry boomed because of this. So everything was very nice. We have 1 lakh Pantone shades today, and fashion was booming. Our clothes become more affordable. Today, if anybody wants to become a designer or wants to start a production, it's absolutely affordable to start. And innovation in chemical dyes has been quantity in which we manufacture clothes today, the quantity in which fast fashion is churning out clothes. Approximately 1 kg of fabric pollutes 150 times its weight of water. You can just calculate how much of water. So when we talk about rivers, and I mean, I'm so happy to be a part of this because People Foundation is working. The Resilience Lab is working for the cleaning of rivers and for the betterment of people around rivers. So the rivers are the major suffering, bodies where textile pollution is related to, because tons of liquid waste comes out of these factories and is dumped in rivers, and it cannot be cleaned. The quantum is so high that it is not possible, and the means of cleaning is so expensive that it is not practical. So today, when we are facing COVID and many such ecological damage issues, we have to understand that it is time that we start taking some care about the damage that we are doing to ecology and water, because it enters our food chain and our lives as poison. The way we can handle this is actually already the answer is there in the past. As I told you, we were dyeing with natural dyes all the years, just 100 years back. Now, what is the problem with natural dyes is that though the color is beautiful, it comes from nature, it is harmless. Our ecology knows how to digest this color. It will not create poison, because the thing is that in nature, everything balances itself, and it makes water, land, air absolutely pure and comfortable for us to breathe and live in. So when we're talking about natural dyes and its application today, in the time and energy that we have today, we have to make some innovation. If we follow the same process, the traditional process of natural dyeing, we can only do a very, very small quantity, maybe at hand level, maybe at small cottage industry level. What about industry level? Which industry today? Look around and see, check on the websites and go and see, is there any industry which can make and dye and print thousands of meters in a day, just like any other textile industry? So the idea is we need to build industries which can use natural dyeing technology, which means an innovation, which means the same ingredients of natural dye, but the process to suit the machines has to be implemented if we really want the impact to come on the rivers, if we really want impact to come in our lives. If very small quantity of natural dyes are being used, that's not the answer to deal with the quantum of fashion and the requirement for chemical dyes, and also the limitation of natural dyes to do a few shades, not able to be standardized. These are some issues why it is not able to come in industry. So while I'm talking about all these problems, I'm also the part of the solution. So my co-founder at Color Ashram Foundation is Arun, and he has been a pioneer to industrialize natural dyeing. He was running a company called Aura Herbal Textiles, and now we have set up a new company which is called True Tone Inc. I have already shared the website details here on the chat if anybody wants to see. So we are manufacturing dyes and using a patented process to use natural dyeing on industrial scale.
To answer to all the people who are not connected to textile industry and are users, are designers, are consumers, I want to also share that we also have dye kits like this, which is in the background, as well as process and online workshops, physical workshops for anyone from a 4-year-old child to any age. You can learn natural dyeing, herbal dyeing, and you can do it in your house with just a bucket of water and a clothesline. You don't need anything else. The rest of the work which makes natural dyes difficult, which is the whole boiling process, the procuring of resources, how do you store so much of roots and herbs? So natural dyeing, when I talk about, I'm talking about, flowers and herbs like these, which is dried flowers and roots. For example, this is pomegranate peel. This is a peel of pomegranate. Then there is manjishta or madder, which is a root of a plant which gives red color. So there are these many resources, but what happens is so many kgs of the raw material will give you a very small quantity of dye. How would you store this? How would you boil? You have LPG fuel in your homes. How will you boil for hours to take out little color and then dye what? A napkin, a t-shirt? What about the rest of your wardrobe? So the idea is for us, my partner, as I said, has innovated the process and made a mixture, a powder of herbs, which is a ready one-step process of dyeing. Normally, natural dyeing takes several steps and several days to be dyed. We have a one-step process and you can dye your fabrics in 1 or 2 days. So, I mean, we all understand by now that why natural dyes should be used and should be, adopted. But we did not know, or we need to understand of how it can be practical, how it will be suitable to our pockets. How can we work with it? How can we buy it? And how can we recycle at home if we want to? So natural dyeing is actually can be made so simple that you can upcycle your old garments by dyeing them again with these colors. If you see those scarves in the background, napkins and scarves, they are all natural dyed also. We have around 24 shades that we offer, and we can give you many more shades depending on what you want to develop. So I mean, in a nutshell, this is pretty much what I wanted to say. Yeah, one more thing. Natural dyeing, as the speaker before me mentioned, and thank you so much. It was very nice to hear you and learn from you. So as he mentioned, natural dyeing, if done with chemicals or heavy metals, it can again become toxic. So we need to be aware that if you are taking out the color from plants, but you are taking heavy metals to fix it, it is still becoming toxic. So we are here to discuss, as people, organization is working for the ecological balance. We need to understand not just color, we need to also use the fixer, the pre-process, post-process with eco-friendly materials, so that the water which is coming out of your unit is organic, it does not have toxic level which can disturb the balance. How do we do that? If you're doing natural dyes, do not use chemical fixers, do not use heavy metal fixers. Try and use the moderns which are eco-friendly, like alum and iron, which again the speaker before me had mentioned. So there are many courses, there are many knowledge, resources online available. There are many teachers around who can teach natural dye. So it is not, I mean, it just needs an interest to do it. Once you're doing it, if you want to work with it at industrial level, if you want to work with a cluster, if you want to work with a group of artisans, you need to go a little beyond the normal traditional way of natural dyeing, because you need a standardized process. For that, I am offering training at Color Ashram, and you can write to me. I will be sharing my email ID here. And I'll be very happy to offer this service to anyone who wants to change. I would also like to mention that natural dyeing language is a language which is different from chemical dyes.
we cannot expect the same parameters and the same results as chemical dyes. So the shades which we dye with natural dyes are going to be earthy. They will be very soothing to the eye, but they will not be as bright and vibrant as chemical dyes. You can get a dark red, but you cannot get a fluorescent red. So when you want to go natural, we need to understand, we need to accept all the characteristics and attributes of this language. In nature, nothing is perfect. In nature, things are very soothing. There is no harm caused. Natural dyes similarly are very nurturing. They do not cause any harm. They can be digested, and they can be broken down easily by the enzymes which are present in nature. Similarly, in nature, everything has a life. Similarly, natural dyes also have a life. Especially if you're going to use very high alkaline detergents, it's going to fade very fast. So the idea is to use mild and gentle neutral detergents if you're using natural dyed clothing. The limitation of shade is not a real limitation. The problem is, the more research opens up in this field, that we will have many more colors. But for now, we have a limited shade card. Yes, it is not as big as chemical shade card, but it is really enough to satisfy the need of fashion industry. I also have a fashion brand called Biome Conscious Fashion, and I've been making clothes and doing some fashion shows in Kolkata for the last 8-9 years. And I have found that people look beautiful, they accept, and they are very confident wearing natural dyes. It is only that we do not have access to natural dyes, so we do not know. Give any piece of fabric in the hand of a fashion designer, and I'm sure that design can make a huge difference. Besides this, I would like to, I don't know what time it's 3. Yeah, I'm almost in time. So I would like to end by saying that at our foundation, we have started this revolution called Color Re-Evolution, which is basically a movement to know about natural colors, to know that there are toxic substances in chemical colors which are destroying our rivers and ecology, to be able to demand industries to change to natural, to be able to support people who are working with natural dyes. The speaker before me and many other people who are doing natural dyes are actually not able to survive many times because there are no takers, there are no buyers, the people don't know about it. So if you can spread the word, if you can help in creating awareness about natural dyes, if you can start wearing, if you can start working with it, we will surely have an option of natural color in our wardrobe. I am not talking about replacing chemical dyes completely. I don't think it's possible. As of now, I cannot think about it. Maybe in future we can. But can we create an option for people to wear, adopt natural dyes as an option? Let's find it in our markets. Let's find it in our wardrobe. So I would urge you to find where natural dyes are available, learn it, enjoy the process, and share with people. I'm going to share the link of the revolution. This is an open revolution, which is for everybody who thinks that there should be an option of natural color, and we should promote it. Thank you so much, People Foundation, Shubhkamini and Rani ji. I hope that I've been able to do justice. Do let me know if you have any questions. So we are inviting questions from the audience. Do you have any questions on this? Hello. Yes, I can hear you. I am calling Vikas Jain from Pali, Rajasthan. Right, the most polluted place in Rajasthan, right? You can say to some extent, but there are so many places in our country that are of course polluted. No, I'm saying so because I had a journalist who has been calling me from Pali, and he says that, you know, there are so many industries here and we need to change to natural. Yes, please continue.
There are about 400 dyeing units, small and big dyeing units in Right. Pali. So there are some issues with the pollution and Right. affluents in Pali. That's Right. a different story. Actually, just I want to ask one question. Actually, I do on a household basis. I also do natural dyeing, and in my house, I wear my clothes dyed with the natural Okay. dyes. So I have a very strong fascination for the natural dye. I'm doing it for the last 3 to 4 years. And I also doing the eco printing. I think you must have heard about Yes. the eco Yes. printing. Yes. Absolutely. I Yes. print a lot, but I do not go it for the commercialization. Actually, I did not. I did not want to go for the commercialization. I don't know why, but this is just for my hobby purpose. My Sure. question is, Namrata ji, is that Yeah. I have seen many manufacturers of natural dyes, and they are mixing some synthetic dyes in the natural dyes. Hmm. I will quote particularly alizarin. Alizarin, actually, they sell alizarin that it is extract of madder, but in fact, this is a synthetic dye, and they are using it in Jaipur and elsewhere. You must have heard about this alizarin, I think. This alizarin is in fact a synthetic dye, and they are selling it in the name of natural dye. They say that it is extract of madder dye, and there are some other dyes also. They claim that this is natural, but in fact this is not natural. And I have also seen many shades. Some dyers develop that is not possible to be achieved with natural dyes alone. Hmm. So my question is that why there is so much jugglery? I mean, say so jugglery in this trade, in particularly natural dyes. And second thing is that if we want to shift natural dye into commercial dye into natural dyes, I think, don't you think it is going to create a havoc because it will drastically affect our biodiversity? So Yeah. this is main Right. question. Sure. 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 And So. also, sorry, Yeah. one Right. more thing I just Right. want to add in this. Yeah. Yeah. Then I also seen many dyers. They're using the dye fixing agent, that is the carcinogen. They are having carcinogens in their compounds. They are also using it in a very great quantity. So these are the things that I think you should make people aware who are going to buy products from you, that this is not good in the name of natural dyes. This is my Yes. question. Yes. So, Mr. Vikash and Sudeep, as I can see you're typing, you are absolutely right. Natural dyes can be very poisonous if the processes are not eco-friendly. If heavy metals and chemical fixers are mixed with it, then it will become toxic. So natural dyes, when we work with, we have to keep our eyes open, and there is a way to work without working with these harmful, additives. So if you want to know more about how can you do that, like what, as I said, True Tone Inc., I've given the website name. If you look at our products, we are not using any heavy metals, any chemicals, nothing. It's all, you can take our dyes and test it in laboratory, get it tested. We claim to be completely natural. So you need to ask your natural dyer or the source where you're taking from, that can you give it to me in writing that there is no toxic chemical used in this process. That's the answer. That's the way you need to find out from them. I can give it to you in writing. We can give it to you in writing. That is to answer your question. Secondly, about the havoc that you're saying, if we shift. No, the natural dyes are made, which we are making is from the wild waste of nature, of agricultural waste, and it's not from the edible portions. And so it will not affect the food that we eat. So we're not going to use the food material. We use the peel of pomegranate, the onion skin, the tea, and a lot of more waste dry flowers from nature. And if you're talking about that, should we change completely to natural dyes and what will happen then? I don't know about that really. And I don't think it's possible to completely change, but we should have another option. We should have a parallel industry. Let us at least begin. It is not even there. If you look at the quantum of clothes, where is natural dye clothing? If you go in a public place, you just stand there and look around and see if you can actually spot or find any one person wearing natural dyes. It's not there in the market.
We need to bring it in the market. Let there be competition. Let us have a healthy competition and see what happens. At least let us begin. So these issues of what is going to happen when it changes, I don't know right now. But I can tell you this, that the answer is also in going slow fashion. We cannot be making so many and demanding so many clothes as fast fashion. That is not a way that we are going to rip off all resources, whether chemical or natural. It is equally harmful. We need to consume less. That's also the answer. Meanwhile, Sudeep also asked me that why is chemical dyes harmful? So for this, if anybody wants to know, there is a proper document that I need to share with you about the chemicals which are used in every process of chemical dyes. I cannot answer this question here. So you can write to me on email. I can send you this table, which will give you the names of the chemicals used, and you can Google on their website and see, or just Google the harmful effects of textile chemical dyeing, and you will get innumerable articles about that. Our last speaker also spoke about azo dyes, which are completely cancerous and are not allowed in exports, which is used in cheaper quality chemical dyes. The direct dyes is one of the worst dyes, and it is a cheaper dye. All the cheap textile products in the market are dyed with direct dyes, which are very, very harmful and carcinogenic. And then somebody asked here, yeah, Deepthi asked me that to talk about the disposal of leftover natural dyes after dyeing and how it affects our water resources. So Deepthi, the material, the liquid and solid waste that comes out of natural dyes is absolutely eco-friendly. The liquid waste can go in the water, and just like in water, there are organisms that can digest and clean the water. This is food. Basically, the herbs and the minerals are food for the animals. They will eat it and the water will become clean again. In our factory, we have a water recycling plant. If you want to set up a natural dyeing plant, we can show you the process of how you can make the effluent, the wastewater of your natural dye unit into drinking water. It is not very difficult. You need to have a plant to clean the water and then an RO to make it drinking water. Secondly, about the solid waste. The solid waste of natural dyes is actually a manure for the soil. What is it? It is a concoction of herbs. So if you're taking herbs, concocting it, boiling it, making color, and then removing the solid, what is it? It's actually plant matter going back in the soil. As far as the mordant or the fixer is concerned, alum and iron are naturally present in the soil. So they do not pose any threat if they are used as fixers. So the plants and the minerals together, they are actually safe to be disposed. I hope I've answered your question. Yeah, Shubhkamini, tell me, how are we supposed to continue or close the session? I think we're running out of time. Yeah? No, we have time. You can talk more. Like, Okay. yeah. I would love to have questions from people. Do we have more question? Anybody? Is natural dyeing clothes durable? Yeah, that is a big concern and a big fear with natural dyes. We have worked with a lot of exporters, lot of designers from around the world. And everybody, the first concern and the fear is, if you cannot wash it in washing machine, I cannot sell it in America. If you tell me it's going to bleed color, I cannot sell it in Europe. If you tell me I have to wash it with hands, it's not feasible for me. So the answer is that natural dyes do bleed. They will fade in time, but if they are done properly. So the methods, as I said, that we have been doing industrially for 20 years now. At industrial process, we have a parameter. If anybody is from textiles, it is 3 to 4, which is a very, very standard parameter even in chemical dyes. By the way, if you know that chemical dyed clothes also bleed, and what happens when chemical dyed clothes bleed? They are very toxic. They bleeding is a big concern. Natural dye bleeding should not be a big concern. But as I said, our industrial dyed fabrics can be washed in machine. They do not stain other fabrics. Only for colors which are indigo and very dark reds, we advise you to wash once or twice with hand, and then you can put it in washing machine. So we have actually
Yes, we have actually made it, we have come up to the durability parameters at True Tone Inc. I cannot talk about other natural dyes, but even if you take from any other person, if you really want to support this movement, you know, just wash a couple of times with hand, and then I'm sure you can use it in washing machine. And natural dyes fade very beautifully. You know, I have been wearing this top for more than, you know, 20-30 times. It becomes lighter shade of the same color. It looks beautiful. With one buy purchase, you actually get many shades of the same color. And if you learn natural dyeing very simply, as we teach, we call it herbal dyeing, you can actually re-dye your clothes and keep changing colors. This top was actually a peach color first, then I dyed it with indigo, now it's violet. If I want, I can make it black. So I'm going to get 3 tops with one color because it's natural dyes. Okay, if anybody, somebody's, Deborah. Deb is asking, yes, we can ship it overseas. As a company, True Tone Inc., we can ship anywhere in the world. We have been exporting to Australia, Europe, and America. So that's not a problem. Hello. Yes. हाँ, विकास here. Yes. Yes, Number one, is it safe or is it advisable to use oxalic acid in natural dyeing? Or yes. is there Yes. Oxalic acid is not a problem. Yeah. Is not a problem. Yes. And Vikash, I would love, see, since you have so much of passion and interest in this, I would love you to write an email and get in touch with us, because we would like to get in touch with people who are passionate about natural dyes so that we can talk more, we can connect more, and, you know, we can work with it more. So this forum may not be, you know, appropriate for answering all questions, but we can continue if you join the link and you be in touch with us. Also, I would request you to join the Color Revolution. I'm just sharing the link. This is a form. If as a consumer, as a person who works from textile, anybody can join this, and let's make this movement bigger of demanding natural dyes in our consumerable products. Sudeep is asking, what is a mordant agent used? So we are using iron and alum as mordant agents and hartaki. But many natural dyes also use heavy metals and chemical fixers. So you need to ask your natural dyer, what are they using? If it is heavy metals, it is not a good idea, because copper, chromium especially is extremely harmful. Copper is very good in small quantity, but when you talk about big quantity, then copper becomes very poisonous. So anything which is affecting the balance of minerals and nutrients in the water to a dangerous level, toxic level, is not advisable. So you need to check with your people. Avoid heavy metals and no chemical fixers. Alum and iron are good enough. Also, Vikash asked me something that about why is it not that we so much of problems are there with natural dyes. So the thing is that nobody has industrialized the process. We have done, and we can share how you can do it on machine with proper professional, you know, requirements. But when it is done with hand in a small quantity in the traditional way, it is not viable today. It will be confusing and you know, problematic. And also the consumers have not been educated. Natural dyeing amongst consumers has just recently in these years started growing. We know about organic cotton, but natural dyes is yet to, you know, ride its wave of, you know, understanding and mass awareness. So if your consumer is not ready, how will you work with it? How will you spend money on research and come out? Most industries and designers and brand houses that we have worked with, you know what is their problem and why they do not want to switch to natural dyes? They say is because the consumer is not asking for it. Why should I create awareness? So that is why this movement, again, the color revolution, is a movement to make normal people, everybody who is not connected to textiles, also aware, because we consume textiles, so we should be aware. The moment we make a demand, somewhere up there, the big people, the big players, the big brands, the huge companies which make tons and tons of clothes, they need to change. Some small people changing in very low quantity is not going to bring any impact on the river. The river is the
place where all the textile effluent is dumped into. Sonal, thank you so much. And your question is, pressurize the industry to clean up its stringent rule, but no one adheres to them. Yes, no one. The pollution department is always trying to put things in place, but nobody follows because it's not possible. The quantum of water that comes out of chemical dyes, I told you, 1 kg of clothes use 150 liters of water, 1 kg of clothes. So imagine the number of kg of clothes we have in the world today, and imagine the number of water. How do you think you will clean this water? So what the normal chemical industries, which are not even structured, what they do is they have a meter which shows to the pollution department that they are cleaning their water, which is like a very, very small percentage of their waste, and the rest it goes without any notice. So how come chemical dyes are not eco-friendly? If yes, they cannot enter. Sonal, yes, it is not eco-friendly. As I said, if you want to get a detailed report about why chemical dyes are harmful, you just need to write to me on email. We will send you a table, which is a comparison chart between chemical dyeing, the normal eco-friendly, which is with a lot of chemicals also, and the natural and the herbal, which you can keep getting purer in the process. But chemical dyes, for sure, is the most toxic one. And this is not my field, but in chemical dyes, there are various strata of dyes. At the lowest strata is direct dyes, which is extremely harmful and cheap. At the highest is the VAT dye, which is a little complicated and a better dye than the direct dye. And then there is reactive dye, which is also little better than, but all of these have poison. What we need to understand is the poison is too much in a cheaper dye and less in an expensive dye, but every dye has poison. And let me tell you on record that even if any chemical dye industry cleans their water, there are 30 chemicals which cannot be cleaned as much as you try. Once they are used in water, they cannot be retrieved. So cleaning the water completely is just not possible. Namrata ji. Yes. Actually, I'm just telling you that you are selling the products, and your client, sometimes what happens that our client offers for very excellent fastness. We have to make them aware, and we have to bring them into the knowledge that this is natural dye and you cannot compare it with the chemical dye. Absolutely. But more often they compare it with the natural dye, with the chemical dyes. They compare the brightness issue and fastness issue with the natural dyes. This is never going to happen. I just want to make a point that keep them, to aware them is the most important thing. Awareness among the clients. Yeah. So you are absolutely right, and this is the point of awareness that we need to create. That is why we are doing this revolution. That is why if you look at Instagram and Facebook posts, half the posts are about informing people. And yes, you're completely right that this language is different. It's a new language. It's like comparing an orange and an apple. You need to tell people as simple as that. You can compare 2 apples, but you cannot compare an orange with an apple. The constituent and the raw material of both is different, and the process is different. So how can both be compared, So, and at Color Ashram, we work with brands and designers and industries who want to learn this language to communicate to people. We have, as people who've also done retail with natural dyed fabric, we have a long study and research of how to communicate this to people, how to create awareness. So I'll be happy to share these with anyone. We have a course where you can actually learn about how to create awareness and communicate clearly about how to take care, what to expect from natural dyes. You're absolutely right. A new rule book, a tool book is needed to talk about explaining natural dye language. It cannot be same as chemical dyes. Namrata, I have a question. Yes. As people, the Resilience Lab is working on the rivers.
Where do you think we should be vocal about this? Where should we work towards advocacy that this, people start thinking about this? And even the Right, designers and all, they are forced to think about this as an option. right, And right. so where do you think, at what level do we, play a role? Because we cannot get into dying ourselves. Sure, But sure, absolutely. yeah. Absolutely. So you can speak directly to any consumer. Tell them that if you demand if you are using chemical dye, you are saying yes to the chemical dye industry who is dropping tons of liquid waste into our river, and which is a problem for us and our people. So if you start demanding natural dye, if you don't even buy but demand, create awareness, spread, talk to 10 other people and say that, let's talk about just talking about natural dyes. Trust me, the industries have people all around and they are very alert to how the consumer is reacting. What do the consumer want? Consumer has a real power. If today in fashion, if we become examples, like I have been wearing natural dyed clothes for the last 10 years, and that is my icon, that is a language I use. So if we start telling people that, can you demand natural dyes clothing as a consumer, and if we can share, on social media platforms, wearing a natural dye dress and telling that this is a dress which will not pollute the river, and I'm happy to support to clean the river. Cleaning the river has to be stopping these industries from dumping so much of waste. And these industries are only waiting to listen to the consumers. Once the consumer is awake, they will change their ways. And it's possible, as I said, we have an industry model working for 20 years, can do thousands of meters in the same machines of textiles as chemical industries. We have a solution. So if people want to change, we are very happy to share the solution. Also, there is this issue of the colors being carcinogenic. So our Yes. skin is breathing it, and Absolutely. we realize it Absolutely. or not, there are hundreds of cases of cancer coming these days, and we don't relate it to any one cause, Absolutely. but this can easily be one of the causes, the kind of clothes we are wearing. Right. I did not even speak about it, Rani ji, but that is a very, very important part. So there is something called amines. I'm just going to type it in the chat so you can look it up. Today there's Google, so I don't have to really give you all answers. You can look it up. There are amines which keep releasing from chemical dyes from our clothes even after they are washed and you're wearing it throughout the life. And you are inhaling these amines all the time. If you have like a wrinkle-free finish, this finish, that finish, more harmful metals are used. The more finishes, the more harmful. Also, our skin is an open organ. You can actually close your nose and breathe through your skin. So if you imagine, it's an open organ where if chemical dyes is mixing with sweat and the heavy metals are percolating in your skin, it is extremely harmful. And as I said, good quality chemical dyes are not so carcinogenic because they are azo free. But the cheaper quality, when we buy a cheap fabric, be assured it has used an azo chemical dye, and that is extremely carcinogenic for the skin. And if I can tell you, not just us, the people who work in textile industries, they are all potential cancer patients. Do we ever think about those people? That we are wearing interesting clothes, but the people who are at health risk is all the people who are making our clothes. So both ways, it is extremely harmful for the skin. Yes. So this was one level there that we can act on. Where do you think, like at the government level, where do we need to act on? Because this is another area where NGOs can be really active. We can push the government. We can, yeah. So there are Ministry two of things Textile, yeah. right now at my, like I can think, and we can talk about this more, but two things that come to my mind which are very sensible things is, one is there is no subsidy on natural dye, and there is an 18% GST on natural dyes. Okay. If it is going to be so expensive, how will people work? And this tax and this chemical dyes and pesticides were subsidized, but it's time that natural dyes are subsidized. Number one. Number two is that the awareness programs we can do amongst ourselves, but the government, we can tie up with the government to help us reach people about awareness. If the government educates people, automatically the brands, industries will change. But then we need to reach
for which the government has a lot of tools to reach mass awareness, you know. Let us just talk about natural dyes and why it is needed. People yet do not know how harmful chemical dyes are. So if we can spread, let us not talk about the chemical dyes harmfulness, fine, let's not go negative, but can we talk about natural dyes? Can we talk about the benefits of natural dye? Let that be the, you know, way to go forward. So in creating awareness, if we can have programs where government can help us to reach, and you know, we can have funding from the government to create awareness, public awareness programs. And yes, again, if we can have subsidy and lesser taxes on the dyes, as I said, 18% GST on the dyes. Yeah. And I would love all of you to be in, please kindly fill out the form of re-evolution. So I will have your data and I would like to add you in my mailing list. You can follow us on Instagram and let us be together in this movement to demand natural dyes. Yeah. And any of you wanting to learn to do it in your house or in your industry, please do write to us. Thank you so much. Okay. Thank you, Raniji and the People Resilience Lab for hosting this. Yeah. Do we have any more questions? So Shubkamini. Nabila asked that why is azodite not banned in India? It is so harmful because India has a lot of strata of, you know, lot of pockets levels, you know, in the consumer level, and it'll come slowly. So we usually do what happens in Germany, and then many years later we adopt it. So in Europe, azodyes are banned. We cannot export. We are still following. We are still using because we have cheaper textiles. We have needs to make cheaper textiles. Someday we will also ban. We always follow what the West does first. So yeah, but let me tell you, in natural dyes, India is actually the leader. There are so many knowledge hubs and artisans and the knowledge of natural dye in India that we are the leaders in natural dye. We're not the followers, but we can only be leaders if we use it and if we demand it. Thank you so much, Shubkamini and Raniji and People Resilience Lab. Thank you, Namrata. Hello. Yeah. Yeah. Okay. See you. Bye, everyone. Thank you so much for being here. And again, I'm just sharing the link again. If you join the revolution, we'll be in touch with you. Thank you. Yeah, so We need all the support from everyone for this movement. So thank you all the participants and both the speakers, Namrata and Atish ji, for this enlightening discourse on natural dye. And we are going to be in touch with both of you because this is something which we really feel about, which we feel that needs a lot of work. And we are going to be constantly on it. We are going to do everything. We are going to work with the artisans here. We are going to work with the government as well. We are going to push the government. We are going to write to the government, you know, whatever way possible. But this is something which we want for our rivers and for us, for our own health. Thank you. Yeah, a big good luck sign. And Atish ji, it was very nice to listen to you. I mean, you covered most of the points. I just repeated them. Thank you. Yeah. So thank you everyone for joining us. And tonight again, we are going to have a session at around, in the evening, we are going to have a session at 6 o'clock. We have a scientist who turned into a farmer. And we are going to see her journey, how she did that, why she did that. And we also have a lot of questions. Many of us are also like that we do not want a 9-to-5 job. Let's go back to farming. So she will be the one who will be answering all the questions. What was her journey? What she faced? What are the challenges she's currently facing? There are many things. Not everything is rosy, but let's meet at around 6 on the same link, and let's hear her story. Tomorrow, we are going to have a session on, what is it, Shubi, tomorrow? Hello.
Yeah. Tomorrow we have climate change topic. And also sustainable menstruation. And Trashless and cashless menstrual periods. So this is the second thing which we are going to have tomorrow. Right? yes, So yes. all are invited for our sessions. We are working towards cleaner Champa. We are working towards cleaner rivers. So all are welcome. Thank you so much for joining us. Thank you, Namrata. Thank you. Yeah. Thank Bye you, bye. Atif sir. See you. Thank Yeah. you. Okay. Bye bye. Yeah. We'll be in touch. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, everyone. धन्यवाद। हम लोग और भी ऐसा सेशन करते रहेंगे, अवेयरनेस फैलाते रहेंगे और एक दिन जरूर सफल होंगे हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करने में। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आज मिला है, बहुत बेहतरीन सब इंफॉर्मेशन मिला है। नेचुरल डाई से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है। बस कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना? और ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि 18% मतलब नेचुरल डाई पे, जो नेचुरल डाई है इस पर 18% और केमिकल पेस्टिसाइड्स पर इतना कम है ये जीएसटी। बहुत, इस पर तो बात उठाना ही पड़ेगा इस चीज को लेकर के। जब सस्ता होगा तभी तो ये पहुंच में आएगा, अगर महंगा रहेगा बात होना चाहिए जरूर इस चीज पर। हाँ, तो इस पे जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तब तक हमें समझ नहीं आएगा ना कि हाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है। हाँ, तो धीरे धीरे अच्छा है हमारा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कुछ। अच्छा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो फायदा तो होगा ही, नेचर को ही अच्छा लगे और नदियां भी बचेगी, ऑब्वियस बात है। ठीक है, हम एंड कर रहे हैं मीटिंग का। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।